हेलो स्टूडेंट्स, रमन स्पेक्ट्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको हम अब रमन स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने जा रहे हैं। एक तो यही था कि रमन आवृत्ति का अर्थ क्या था कि जितनी फ्रीक्वेंसी, जितनी आवृत्ति पर वो आ रही है और आपतित आवृत्ति का जो अंतर होता है वो रमन आवृत्ति कहलाती है उस लाइन की। सेकंड पॉइंट जो है इसका, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सेकंड इज़ रमन आवृत्ति का मान केवल पदार्थ की प्रकृति पर ही निर्भर करता है और विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। वेरी इंपॉर्टेंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ रमन फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस बट नॉट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। थर्ड पॉइंट, रमन स्पेक्ट्रम के लिए लेज़र का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये लेज़र अति उच्च तीव्रता का एक वर्णी प्रकाश देते हैं। To get Raman spectrum, high intensity lasers are used because these lasers provide monochromatic radiation of very high intensity. इसलिए रमन स्पेक्ट्रम के लिए, जो कि रमन स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक भी है, हाई इंटेंसिटी इज नेसेसरी फॉर रमन स्पेक्ट्रम बिकॉज द स्कैटर्ड रेडिएशंस हैव लो इंटेंसिटी। यस। फोर्थ, रमन स्पेक्ट्रम के लिए किसी भी क्षेत्र का स्रोत लिया जा सकता है, केवल एक वर्णी व तीव्र होना चाहिए। फॉर रमन स्पेक्ट्रम ए सोर्स फ्रॉम एनी रीजन कैन बी यूज्ड, ओनली थिंग दैट इट शुड बी मोनोक्रोमेटिक एंड इंटेंस। अब घूर्णन रमन के बाद द्विपरमाणु अणुओं का कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम को डिस्कस करते हैं। नाउ वी डिस्कस वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसके लिए वर्ण नियम अर्थात सिलेक्शन रूल लगभग वही हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। डेल्टा वी बराबर ±1, अर्थात कंपन अंक में जो अंतर है वो +-1 होगा, और डेल्टा जे बराबर है 0 और +-2। सामान्य ताप पर सभी अणु निम्नतम ऊर्जा स्तर अर्थात V बराबर 0 में ही रहते हैं। अतः मूल आवृत्ति के लिए V बराबर 0 से अर्थात V बराबर 0 से 1 के लिए हम डिस्कशन करेंगे। यूजुअली ऑल द मॉलिक्यूल्स आर इन लोएस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट, सो वी विल बी कंसर्न्ड विद ट्रांजिशन ऑफ V बराबर 0 टू V बराबर 1। अब डेल्टा जे बराबर 0 के लिए, जिसे हम क्यू ब्रांच लाइन भी कहते हैं, न्यू बार अर्थात जो वेव नंबर है क्यू ब्रांच लाइन का, वो इस तरह से आ जाता है: ओमेगा 1 × 1 - 2xc, दैट इज ओमेगा नॉट बार। ये ओरिजिनल बैंड कहलाता है। और डेल्टा जे बराबर -2 यदि होता है तो ये ओ ब्रांच लाइन कहलाती है, जिसका वैल्यू न्यू बार ओ को ओमेगा नॉट O - B 4J + 6 सेंटीमीटर इनवर्स है। और डेल्टा जे बराबर 2 अर्थात एस ब्रांच लाइन के लिए न्यू बार S = ओमेगा नॉट बार + B 4J + 6 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये कभी कभी पूछ लिया जाता है OQS क्या है। इनफैक्ट इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, थोड़ा सा बताता देता हूँ। OPQ R और S इस तरह से लिखिए। ये जो O ब्रांच लाइन है ये -1 -2, ये -1, ये 0, ये +1 और ये +2। अब क्योंकि रमन में +1 और -1 ये होते ही नहीं है डेल्टा जे, तो जो लाइन आपको घूर्णन कंपन में मिलेंगी वो O ब्रांच लाइन, Q ब्रांच लाइन और S ब्रांच लाइन ही मिलेंगी। तो इस तरह से याद रखा जा सकता है OPQRS, P और R को हटा देना है। तो इस तरह से ये घूर्णन कंपन स्पेक्ट्रम रमन टेक्निक में आ जाता है। ये O ब्रांच लाइन है, ये Q ब्रांच और ये S ब्रांच। अब कुछ हल्की फुल्की बातें हैं
अवरक्त स्पेक्ट्रम की अपेक्षा रमन स्पेक्ट्रम के क्या लाभ हैं? नंबर 1, रमन स्पेक्ट्रम दृश्य पराबैंगनी क्षेत्र में भी प्राप्त किए जा सकते हैं क्योंकि दृश्य पराबैंगनी क्षेत्र का स्रोत मिलना आसान होता है। यस, रमन स्पेक्ट्रा कैन बी ऑब्टेन्ड इन UV visible region also because those sources are easily available. जब सेकेंड, रमन स्पेक्ट्रम H2O2 आदि अणुओं के लिए भी प्राप्त हो जाता है जिसमें कोई दुर्ध्रुव आघूर्ण नहीं होता। रमन स्पेक्ट्रम कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन्ड फॉर मॉलिक्यूल्स लाइक H2O2 etc. which have no dipole moment, whereas you can't get vibrational and rotational spectrum for these molecules. थर्ड के अलावा रमन स्पेक्ट्रम गैसों के अतिरिक्त ठोस व द्रवों का भी प्राप्त किया जा सकता है। रमन स्पेक्ट्रम कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर गैसेस, सॉलिड्स एज वेल एज लिक्विड्स, जबकि IR स्पेक्ट्रम ठोस व द्रवों के लिए काफ़ी विस्तृत होते हैं, whereas IR स्पेक्ट्रम आर डिफ्यूज्ड फॉर लिक्विड एंड सॉलिड्स। अब रमन स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग बता देते हैं। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ रमन स्पेक्ट्रम? फर्स्ट, HNO3 की संरचना। आप जानते हैं 2 तरह के HNO3 आप पढ़े हैं, डाइल्यूट HNO3 तनु और सांद्र। तो देखिए इस तरह से है, सांद्र HNO3 की रमन आवृत्ति नाइट्राइट लवणों के विलयनों के आवृत्ति के अनुरूप होती है, अतः सांद्र HNO3 की इस प्रकार से संरचना होनी चाहिए। Concentrated HNO3 has Raman frequency similar to the nitrite salts. So it leads to conclusion that concentrated HNO3 should have the following type of structure. देखिए पहले हम नाइट्राइट की बात करते हैं। नाइट्राइट में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, K+ तो अलग थलग पड़ा है, ठीक है, और N डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो, और ये रेजोनेंस की वजह से इस तरह से होते हैं। अब इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, रमन फ्रिक्वेंसी और तनु की रमन फ्रिक्वेंसी, सांद्र HNO3 की समान फ्रिक्वेंसी सिमिलर है, तो इसका अर्थ है कि सांद्र HNO3 में भी N के साथ डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, जबकि तनु HNO3 की कंपन आवृत्ति नाइट्रेट लवणों के अनुरूप होती है, अतः तनु HNO3 की संरचना इस तरह से होनी चाहिए। तो dilute HNO3 has Raman frequency similar to nitrate salt. So nitrate salt should have, dilute HNO3 should have this type of structure. देखिए ये KNO3 लिया है, KNO3 के स्ट्रक्चर में K+ और N एक तरफ डबल बॉन्ड और 2 तरफ सिंगल बॉन्ड। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पर भी HNO3 में H+ अलग होना चाहिए और N एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, जैसा कि यहाँ दिखा रखा है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में इसका काम आया। और सेकंड, ये पाया गया कि 25% H2SO4 विलयन की रमन आवृत्ति KHSO4 विलयन की आवृत्ति के अनुरूप होती है, जबकि तनु H2SO4, मतलब बहुत ज़्यादा पानी मिला दिया गया, तनु H2SO4 विलयन की आवृत्ति K2SO4 विलयन की आवृत्ति के अनुरूप होती है। इससे सिद्ध होता है कि H2SO4 के आयनन में HSO4- आयन मध्यवर्ती प्राप्त होता है। इम्पोर्टेंट थिंग, देखिए जब 20% H2SO4 लेते हैं, क्योंकि तनुता बढ़ाने पर आयनन बढ़ता है, तो यदि हम 20% H2SO4 लेते हैं तो ये कुछ तो आयनित हो गया H+ और HSO4- में, और पानी मिला देते हैं तो ये पूरा का पूरा आयनित होकर के सल्फेट आयन में आ जाता है। सल्फेट आयन का मतलब K2SO4 और HSO4- का मतलब है KHSO4 एज ए सॉल्ट। तो सॉरी, क्योंकि 25% H2SO4 की रमन आवृत्ति KHSO4 के अनुरूप है, तो इसका अर्थ है कि 25% H2SO4 HSO4- आयन के रूप में ही मौजूद था, और डाइल्यूट करने पर यही सल्फ्यूरिक एसिड SO4 के रूप में आ गया। इसका अर्थ है कि ये 2 तरह से आयनित होता है। थर्ड, NaCl, KCl, CaCl2 कोई रमन स्पेक्ट्रम नहीं दर्शाते, जबकि HgCl2, Hg2Cl2, ZnCl2 रमन स्पेक्ट्रम देते हैं। इससे सिद्ध होता है कि NaCl, KCl, CaCl2 आयनिक क्लोराइड हैं,
जबकि HgCl2, Hg2Cl2 व ZnCl2 में सहसंयोजक गुण हैं। हाँ, कुछ क्लोराइड्स का डिस्कशन कर रखा है, एक NaCl, KCl, CaCl2, इनमें कोई रमन स्पेक्ट्रम नहीं मिलता क्योंकि ये आयनिक हैं। आयनिक कंपाउंड तो कोई स्पेक्ट्रम देंगे नहीं रमन का जब तक कोई केमिकल बॉन्ड ना हो, कोवलेंट बॉन्ड ना हो। HgCl2, HgCl2, ZnCl2, they show Raman spectrum, meaning thereby that they possess some covalent character। तो इससे इनके क्लोराइड के नेचर के बारे में पता लगा। और लास्ट इसका जो एप्लीकेशन है, CO2 की सम्मित तनन आवृत्ति रमन स्पेक्ट्रम से ही प्राप्त होती है। CO2 की सम्मित तनन आवृत्ति रमन स्पेक्ट्रम से ही प्राप्त होती है। आपने पढ़ा होगा IR स्पेक्ट्रम में CO2 का जो सम्मित तनन है वो IR सक्रिय नहीं होता, लेकिन उसके कंपन आवृत्ति निकालना है तो फिर रमन स्पेक्ट्रम से ही इसका ज्ञान होता है। द सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO2 कैन बी ऑब्टेन्ड बाई रमन स्पेक्ट्रम ओनली। और ये लास्ट है टॉपिक इसमें, रमन स्पेक्ट्रम व अवरक्त स्पेक्ट्रम में अंतर। तो ये 5-6 अंतर हैं, इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। अवरक्त स्पेक्ट्रम और रमन स्पेक्ट्रम की एक टेबल बना रखी है। अवरक्त स्पेक्ट्रम में यह अवशोषण प्रक्रिया के कारण स्पेक्ट्रम मिलता है। दिस स्पेक्ट्रम अराइजेज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। और रमन स्पेक्ट्रम में यह स्पेक्ट्रम प्रकीर्णन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। दिस स्पेक्ट्रम अराइजेज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशन। दूसरा जो अंतर है अवरक्त स्पेक्ट्रम का, ये द्विध्रुवीय आघूर्ण होना आवश्यक है। इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम द मॉलिक्यूल शुड हैव डाइपोल मूवमेंट विच शुड चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन। और जबकि रमन स्पेक्ट्रम में ध्रुवनशीलता का परिवर्तन कंपन के दौरान होना चाहिए। इन रमन स्पेक्ट्रम द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल शुड चेंज ड्यूरिंग वाइब्रेशन। थर्ड जो अंतर है, जल को विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, अवरक्त को प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। थर्ड जो अंतर है, इन रमन स्पेक्ट्रम वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट बिकॉज वाटर इटसेल्फ एब्जॉर्ब्स IR रेडिएशन। जबकि रमन में जल को विलायक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इन रमन स्पेक्ट्रम वाटर कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट। फोर्थ, केवल तनु विलयनों का IR स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। IR स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। और जबकि रमन में तनु व सांद्र दोनों प्रकार के विलयन प्रयुक्त किए जा सकते हैं। इन रमन स्पेक्ट्रम डाइल्यूट एज वेल एज कंसंट्रेटेड बोथ टाइप ऑफ सॉल्यूशंस कैन बी यूज्ड। फिफ्थ, कोई प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसमें संपन्न नहीं होती। IR स्पेक्ट्रम में देयर इज नो फोटोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, जबकि इसमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का होना संभव है रमन में। इन रमन स्पेक्ट्रम फोटोकेमिकल रिएक्शन इज पॉसिबल। और लास्ट में प्रतिदर्श कोष्ठ NaBr, NaCl आदि का होता है। द सैंपल सेल इज मेड अप ऑफ NaBr, NaCl एट्सेट्रा। और रमन स्पेक्ट्रम में प्रतिदर्श कोष्ठ क्वार्ट्ज का बना हुआ होता है। इन रमन स्पेक्ट्रम the sample cell is made up of quartz. That was all for today. Next video.